अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चरल लाइव स्टॉक का, जो इस पॉलिसी के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर दिया हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ आपको बुलेट्स दिखाए हैं कि इसमें पहला पॉइंट तो ये था कि हम अपनी जो लैंड है हमारी, जब से पाकिस्तान बना है ना, हमारी एरेबल लैंड जो है जिसपे हम फसलें उगा सकते हैं, उसके अंदर ड्रास्टिकली कमी हुई है कि सेम थॉट जिसको कहते हैं ना, वो आया है हमारी जमीनों के अंदर। उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट आती थी, उसके ऊपर हमने किए हैं। लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर एरिया के अंदर कमी हुई है, बजाय बढ़ने के ना, कि हम अपने डेवलप करते। जैसे मैं पिछली दफा भी आपको बता रहा था, इसराइल की मैंने आपको मिसाल दी थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि रेगिस्तान के अंदर फसलें उगाने के लिए। हमने इस तरीके से काम नहीं किया। हमारे पास पूरा थर का इलाका, चले आप ये कह लें कि पानी की कमी है, जो कुछ भी कह लें आप उसको, चोलिस्तान का इलाका है, वहां पे हमने ऐसी फसलों की कोशिश नहीं की कि जो कि सलाइन वाटर के अंदर जो दरख्त सर्वाइव कर सके उनको हम लगाएं, या ऐसी फसलें जो कि कम पानी के ऊपर उग सकती हूँ। बहरहाल वो चीज नहीं हुई है। लेकिन हमारी लैंड में कमी हुई है, तो इसका पहला पॉइंट ये था कि जो हमारे पास लैंड एरिया बची है जिसके ऊपर हम काश्त करते हैं, उसकी मजीद कमी ना हो, इसको हमने प्रिजर्वेशन करनी है, इस लैंड की प्रिजर्वेशन। अच्छा, जिन लोगों का ताल्लुक ज़राअत से बैकग्राउंड है, उन्होंने देखा होगा कि वो जो फार्मिंग भी यूरिया या दूसरी खादों के ऊपर होती है, नाइट्रेट के ऊपर, इसके ऊपर होती है, उसमें नॉर्मली कुछ फसल को, कुछ एरिया को छोड़ देते हैं 1 साल, ताकि वो कुछ उसके अंदर पावर रहे। अगर आप उसे निकालते रहेंगे ना, तो उसकी जो एक कुव्वत नमू या ग्रोइंग एबिलिटी जो होती है, यील्ड जो होती है उस ज़मीन की, वो कम होती चली जाती है। तो वो करते हैं इस पे, लोग अपने-अपने तरीकों से कर रहे हैं इसके ऊपर। इसमें जहाँ भी कोई आपको अच्छी चीज़ नज़र आती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आमों के बाग हैं, आमों की एक्सपोर्ट जब शुरू हुई ना, पाकिस्तानी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदीया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा तक अब पाकिस्तानी आम जा रहा है। उस एक्सपोर्ट ने ये इवन इस दफ़ा जो सीआईएस स्टेट्स हैं, उसमें बहुत आम किया है हमारा बाय रोड, यहाँ से। उसमें लोगों ने खुद अपने तौर पे बहुत काम किया है। यानी ना इसमें पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था, ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, लोगों ने सेल्फ करके और किए है। और अब गिर जो जाती है बाइक, मैंने आपको मना किया है, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब तक मैं माइक बाइक के बंद, पास ना खड़ा हूँ, बाइक पे ना। माइक बंद कर लें प्लीज। प्लीज माइक बंद कर लें अपना। अच्छा, अभी पंजाब के अंदर मुझे बता रहे थे लोग कि उन्होंने वो इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, अब जो आमों के दरख्त हैं ना, उनकी हाइट कम होती है और उनका जो डाया होता है ना, शाखें बहुत फैली हुई होती है, नहीं वो 10-12 फीट का होता है। पुराने जो आमों के दरख्त हैं, उनमें से आम तोड़ने के लिए आपको सीढ़ी या क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब वो नए दरख्त आ गए हैं, उनकी फार्मिंग और लोग लगा रहे हैं उनको। और यानी पहले जो था 1 एकड़ के अंदर शायद 150 या 200 लगते थे, अब वो इतने डेंस होते हैं कि 1100 आप दरख्त लगा सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो ये हुआ है। अच्छा, एक इसका पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है कि जानवरों के जो वेस्ट है उसको आप यूज करें, या जो दरख्तों के पत्ते वगैरह गल सड़ जाते हैं, ये भी एक तरीके से खाद बन जाते हैं। इनको आप इस्तेमाल करें, और इससे जो होता है कि यूरिया वगैरह जो नेचुरली जो है वो डैमेज करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो है ना, मतलब आपकी ईल्ड तो बढ़ जाती है, लेकिन जमीन को भी डैमेज होता है। और जो फसल होती है उसके अंदर, हमारे जो देसी लोग हैं, बूढ़े जो हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर ताकत ही नहीं है। जैसे कि फार्म के अंडे को लोग कहते थे कि इसको खाना हराम है, इस तरह के फतवे आ जाते हैं। एनीवे, सॉइल डिग्रेडेशन की हम जो है रोकेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, और डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी लैंड, यानी जो एरेबल लैंड है उसको हम इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कि वो डेजर्ट में ना बदल जाए। और ड्राफ्ट यानी कहत जो आता है, ड्राफ्ट जो पड़ता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। फिर फसलों को जो तबाह करती हैं चीजें, पेस्ट मैनेजमेंट। और ये ना हो कि जो एग्रो केमिकल्स हैं उनका जो है, मतलब जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना ही। फॉर एग्जांपल कॉटन के लिए जो है,
एक सर्टेन स्टेज के ऊपर आके उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, वरना पता नहीं क्या सुंडी क्या कहते हैं पंजाबी के अंदर उसको, वो आ जाती है। टीवी पे मैं इश्तेहार देखता हूँ कि फलानी सुंडी से बचना है तो आप ये वाला स्प्रे करें, ये वाला स्प्रे करें। और ये सारे केमिकल्स होते हैं, ज़ाइलिन बेस्ड, डिफरेंट केमिकल्स को बेस बना के उसमें मिलाए जाते हैं, उसको स्प्रे करते हैं। एक पॉइंट ये भी था कि नेशनल डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल फंड बनेगा। एज यूजुअल तमाम चीजों के तरीके से इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। एक और पॉइंट था कि ऐसा इकोलॉजिकली कंपेटेबल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी अपना जो फसलों का आपका निजाम होगा वो आपके एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, इकोलॉजी को डैमेज ना करे, वहां पे जो फ्लोरा फौना है, जो जानदार उस इलाके में पल रहे हैं, उनको कोई डैमेज ना हो। ठीक है ना? तो ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन विद न्यू टेक्नोलॉजी, इस पे भी जो काम हुआ है ना गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर हुआ है। जैसे अभी मैं पहले आपको बता रहा था कि लोगों ने अपने अपने कैटल फार्म्स बनाए हैं, जहां वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, जहां से वो दूध का इंतजाम भी कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों के बहुत बड़े बड़े फार्म में, हमारे यहाँ चूंकि बकरीद के ऊपर एक मजहबी बुनियादों के ऊपर कुर्बानी की जाती है, तो हर साल लोग इसकी तैयारी करते हैं, बकरे से लेके, और भेड़ और गाय और बैल, इनकी परवरिश की जाती है। और मतलब इसमें ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लाके लोग पाल रहे हैं। ठीक है। और प्रोमोट रिसाइकलिंग ऑफ एनिमल वेस्ट विद अर्बन वेस्ट। यहाँ अर्बन वेस्ट का कुछ नहीं हो रहा, तो रूरल वेस्ट का क्या होगा? ठीक है। और ऐसे लाइव स्टॉक को प्रमोट करेंगे कि जिनकी ब्रीड, प्रोडक्टिव ब्रीड्स जो है उनको हम आगे प्रमोट करेंगे। तो अब तक जो हमने चीजें देखी हैं, जो पॉलिसी में हमें बताया गया है, ये पॉलिसी में जो पॉइंट्स रखे गए थे, उसमें अगर हम ईमानदारी से देखें ना, तो शायद 20% भी एप्लीकेशन नहीं हुई है, अमल नहीं हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अगेन, पॉलिसी जो होती है वो एक गाइडलाइन होती है आपके लिए। आगे जो कंसर्न इदारे हैं उनका काम होता है अब एक्ट जो है बनाना, या एक्ट को पास करना, ये पार्लियामेंट का काम है, सेनेट का काम है। ये मेरे और आपके इख्तियार से बाहर है। शायद किसी की तवज्जो ही नहीं गई है, या जो हमारे यहाँ एनवायरमेंटल ग्रुप इतने स्ट्रांग नहीं है जितने यूरोप और अमेरिका के अंदर हैं, ग्रीन पीस टाइप के जो है ना, और भी हजारों एनवायरमेंटल ग्रुप में दुनिया में। आप देख लें इस वक्त जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जिनका के नाम आता है, आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सारे के सारे यंग लोग हैं कि जिन्होंने एनवायरमेंट पे काम किया। एक स्वीडन की एक लड़की 15 साल की उम्र के अंदर वो जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके जो तकरीरें थी और जो काम करती थी उसको। एनीवे, ये कमिटमेंट की बात होती है। कुछ लोग कमिटेड होते हैं जो करते हैं, और हम तो सिर्फ ये करते हैं ना कि नालों पे बिल्डिंगें बनाना आता है हमें, और कुछ नहीं आता। ठीक है। तो हम जित इसका एक ये था कि एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो दुनिया में बन रहे हैं, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, टोक्यो प्रोटोकॉल हो, जो भी आप एग्रीमेंट दे दें उसके हम सिग्नेचर करेंगे। रीजनल अलग होते हैं, जाहिर है कि उसके अंदर आपके सार्क के और दूसरे आ जाते हैं। इंटरनेशनल अलग होते हैं, उनके आप सिग्नेटरी बनेंगे, उनकी जो गाइडलाइंस होगी उनको आप फॉलो करेंगे। आपके यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी वो उसको अमल करेगी। और जिन एग्रीमेंट्स पे आपने साइन कर दिए हैं, पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है, अच्छा इसमें किसी पे अमल हुआ हो ना हुआ हो, एक मार्पोल एक इदारा है मरीन पॉल्यूशन रोकने के लिए, इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने कह दिया है कि जी दुनिया के समंदरों में जो भी जहाज चलेगा, और इनकी जहाजों की तादाद जो है ना, बोट्स और लॉन्चेज और ये सब आप मिला लें तो मिलियंस में बन जाती है। उसके लिए उन्होंने फ्यूल स्पेसिफाई कर दिया कि जी अगर 0.5% से ज्यादा का फ्यूल होगा तो ये इंटरनेशनल वाटर के अंदर आ नहीं सकता। ये पहले तो चलता रहा, 2020 में इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब उससे ये हुआ है कि फर्नेस ऑयल जो है वो उसकी, अब लोग जो है उसको प्रोसेसिंग के प्लांट लगा रहे हैं फर्नेस ऑयल से और वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि 3.5% सल्फर का आप फ्यूल ऑयल जो है कहीं भी नहीं लगा सकते। ये एक अच्छी चीज हुई है कि उन लोगों ने किया, पूरी दुनिया के समंदर को उन्होंने इस तरीके से महफूज कर लिया 0.5% तक, और हो सकता है आगे जाके इसके अंदर भी वो कमी कर दें। और जितने भी हमारे मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे और अमल करेंगे। अब आ जाती है कि पोवर्टी। पोवर्टी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है एनवायरमेंट से, कि जिस आदमी के पास खाने को नहीं होगा तो वो एनवायरमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर कैसे जाएगा। तो जितना आप
पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, गुर्बत को मिटाएंगे, मैं गुर्बत को मिटाने की बात कर रहा हूँ, गरीब को मिटाने की बात नहीं कर रहा। गुर्बत कम होगी तो एनवायरनमेंट आपका ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा। ये एक पूरी दुनिया में रिसर्च करके ये बात चली कि वो ममालिक जहां पॉवर्टी नहीं है, दे आर बेटर इन प्रोटेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि फिर पॉवर्टी नहीं होती तो एजुकेशन होती है, एजुकेशन होती तो अवेयरनेस होती है। उन तमाम चीजों के फैक्टर्स की वजह से मिलके हम ये चीजें कर लेते हैं। अच्छा, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी वो पॉवर्टी को एड्रेस को पॉवर्टी को एड्रेस करेंगी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टिंग होगी। ये आपको पिछली दफा भी मैंने बात की थी और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि उस जमाने में लोकल बॉडीज का निजाम बड़ा स्ट्रांग था मुशर्रफ के जमाने में, इस पॉलिसी का फोकस है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कि आप लोकल बॉडीज के रोल को जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में लेके आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, देह काउंसिल के लेवल के ऊपर उनके ऊपर लेके आएंगे और उनको आप अवेयर कराएंगे कि एनवायरनमेंट की साउंड टेक्नोलॉजी क्या है, आप ये सब चीजें करेंगे। स्लम एरिया के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई होगी, क्योंकि जाहिर है कि गंदा पानी पी के जो है बीमारियां ही लग सकती है ना इंसान को। अब किसी चीज में हम आगे हो ना हो, दो चीजों में हम बहुत आगे हैं। एक तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है दुनिया के अंदर जो टॉप 5 ममालिक हैं, 2.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा उसमें। और दूसरे 5 साल से कम उम्र बच्चों की जो डेथ्स होती है ना पर 1000, उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाई नंबर है। और डिलीवरी के दौरान जो औरतों की मौत होती है उसमें भी हम काफी हाई हैं, इन चीजों में हम बहुत हाई हैं। ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट का ताल्लुक जो पॉपुलेशन से भी है, जितनी आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उतनी एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के ऊपर बेहतर आएगा। अब ये डिबेट है, एक तरफ जो एक सेक्शन है हमारा पॉपुलेशन का वो ये कहता है कि जो भी जानदार जो बच्चा इस दुनिया में आता है अपना अल्लाह से रिस्क लेके आता है और उसके इसका बंदोबस्त अल्लाह के जिम्मे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उसको दुनिया में लाना है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, आप उस वक्त करें जब आप उस बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दे सकें, उस वक्त आप लेके आए। तो ये एक डिबेट है बहरहाल पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर। जिस तरह बांग्लादेश ने औरतों को एजुकेट करके अपने कंट्रोल किया है, काश कि हम लोग भी वो चीज कर सकें। उन्होंने जब पाकिस्तान इससे अलग हुए थे 1971 में, उनका एवरेज बच्चा पर वुमेन, अडल्ट वुमेन जो था ना, वो 4 पॉइंट समथिंग था। यानी 1000 औरतों के जो है एक औरत के जो है ना चार चार ये 4 से ज्यादा, मतलब 4300 बच्चे 1000 औरतें पैदा करती थी, बालिग औरत। आज 50 साल के बाद वो उनका रेट जो है 1.6 1.7 पे आ गया। इतना उन्होंने कंट्रोल, और बेसिकली उन्होंने औरतों की एजुकेशन से कंट्रोल किया। तो औरतों को एजुकेट कर करके उन्होंने इस चीज को, और इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को अपनी काफी हद तक मैनेज कर लिया, क्योंकि जाहिर है कि उनका एरिया कम है, आबादी ज्यादा थी, तो उसको उन्होंने प्रॉपरली मैनेज कर लिया। ठीक है। लोगों को अवेयर करना कि जी अनचेक पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है। लेकिन गुर्बत जब होती है ना तो उसमें हर आने वाला बच्चा जो है ना एक हेल्पिंग हैंड होता है, कि जो 10 साल 11 साल की उम्र से उसको काम पे लगा देते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर के सारे लॉज मौजूद हैं, लेकिन अमल अमल कोई नहीं होता वो सारा। ठीक है ना। अच्छा, बजाय इसके कि आप माइग्रेशन हो शहरों की तरफ, आप उसी इलाकों में जॉब्स क्रिएट करने के लिए काम करें कि वहां पे जॉब्स क्रिएट हों तो उस पे लोग काम कर सकें। मास्टर प्लान बने अर्बन और रूरल एरियाज के प्लान मैनर के अंदर। ये ना हो कि एक तरफ जो फ्लैटों का जंगल आपको नजर आए, एक तरफ जो है झोपड़ियों का जंगल आपको नजर आए। ये चीज नहीं है। ठीक है ना। और इक्विटेबल एक्सेस टू लैंड एंड अदर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं, इस पे अमल अमल कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक बड़ी अहम बात है कि जब तक आप अपनी 50% पॉपुलेशन, 50% से ज्यादा जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर, आप कभी भी इस को सक्सेस नहीं बना सकते। जितनी भी आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिसीज बने उसमें जेंडर्स को, किसी हद तक कुछ इदारों ने ये किया है जिनको मैं जानता हूँ, जैसे यूनिलीवर है या मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, वो
जेंडर इक्वालिटी के ऊपर अपनी जो पोजीशन एडवर्टाइज करते हैं, उसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 20% जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो साल के अंदर 40 जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेती है, मैनेजमेंट के अंदर एमबीए लेती है। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 25% जो है हमने खवातीन लेनी है, लड़कियां लेनी है इस काम के लिए, और ताकि वो अपनी जेंडर उसको बढ़ा सकें। अच्छा, इससे ये भी होता है, एक इसमें इशू आता है, वो ये आता है कि हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सारी लड़कियां डॉक्टरी करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती, शादी हो जाती, छोड़ देती हैं। यही इसके अंदर भी होता है। तो अब इदारों ने पूरे पूरे बेबी सेंटर बनाए हुए हैं, कि चाइल्ड केयर सेंटर बनाए हुए हैं अपनी कंपनी के अंदर के। अगर आप वर्किंग मदर हैं तो आप अपने बच्चे को लेके आए, वहाँ पे मेड्स होती हैं, वो दिन भर आपके बच्चे का देखभाल करती हैं, बीच में आप लंच ब्रेक में जाके बच्चे से खेल रही, छुट्टी के बाद आपने बच्चे को लिया और आप अपने घर चली गई, जब तक कि वो बच्चा स्कूल जाने के काबिल नहीं होता, कि बहुत सारे दौर होने शुरू कर दिए। ठीक है। और जेंडर और एनवायरनमेंट को आप जितने भी आपके करिकुलम बनते हैं, उसका एक हिस्सा बनाएंगे, इसके बगैर आप आगे नहीं चले। फिर नेक्स्ट है जी हेल्थ और एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आपने अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं की, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने से आपकी बीमारियां फैलती हैं, और वो सारी चीजें जो हैं बनती हैं। आपके जो डॉक्टर्स निकल के आ रहे होते हैं ना, उनको ये इसकी रिकमेंडेशन थी कि आप एनवायरमेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर के जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये मेडिकल के जो सिलेबस है, उसका आप हिस्सा बनाएंगे उसको, ताकि डॉक्टर्स को भी अवेयर हो कि मेडिकल वेस्ट को, ये ना हो कि उसने इंजेक्शन लगाया और उसने फेंक दिया नीचे। अब अगर आप जाएं, अगर आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करने जाएं, तो आप वहां पे देखेंगे कि आपका ब्लड निकालने के बाद वो बाकायदा उसको, सुई को अलग करता है, सिरिंज को अलग वेस्ट के अंदर वो डालता है, सुई को जो है वो अलग वेस्ट के अंदर डालता है, निडल जो होती है उसको अलग अलग करके वो अलग डालता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें अमल होनी शुरू हुई हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पहले, जिन लोगों ने मेरे साथ कोर्स किया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके अंदर जाने का। सिंपली ये समझ लें कि अगर आप एक माहौल में ज्यादा अरसे तक काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी जगह, तो वहां पे सर्टेन हैजर्ड एसोसिएटेड होते हैं, जो कि आपकी लॉन्ग हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी कि स्टील में काम करने वाले, स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अक्सर के गुर्दों की खराबी की प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उतना वो वाटर इनटेक नहीं करते। नंबर वन। नंबर टू, जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके अंदर लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत। तो वो, उसकी वजह ये नहीं कि वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं ले रहे, आप ले रहे होते हैं, मास्क लगाए हुए होते हैं, इवन देन आपका जो एक्सपोजर होता है एक आम आदमी के मुकाबले में ज्यादा होता है, और वो आपको करता है। ठीक है ना। अब वेस्ट मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल्स के अंदर आप करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में नहीं, वो चीज नहीं है। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज जितनी भी होंगी, स्कूल हॉस्पिटल्स के अंदर सैनिटेशन प्रॉपर होगी। स्कूल, अब आप गवर्नमेंट स्कूलों का हाल जाके देख लेंगे, वहां टॉयलेट तक नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में तो फिर भी शायद सूरत हाल बेहतर होगी, मुझे तो अब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को जो डिसमिनेट करेंगे, यानी वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उधर। ठीक है। अच्छा, ट्रेड और एनवायरनमेंट, ये भी इसके अंदर है कि ISO 14,000 प्रमोट करेंगे इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, यानी आप उन कंपनी से लेंगे जो कि ISO 14,000 सर्टिफाई होंगी। अपनी कंपनियों को, पब्लिक को, प्राइवेट को आप एक्रेडिटेशन दिलवाएंगे, और ये हो गया है। ये काफी हद तक हुआ है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इसलिए कि जो आपसे, जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको मजबूर कर देती है कि उसने मजबूर किया है। हमारा सेठ जो है ना, विलिंगली कोई चीज नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, जो मैं सुनता हूँ, मैं जाने का इत्तेफाक नहीं है, सुना मैंने यही है कि एनवायरमेंटली जो हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री है, उनकी कंफर्मेशन जो है, कंफर्म करती है ज्यादा एज कंपेयर टू दूसरी इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है। लोकली जो सप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर एनवायरमेंटल कंप्लायंस कम है। उसकी वजह ये है कि उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं, आपकी फैक्ट्री को इवेल्युएट करते हैं, आपके लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सब चीजें करते हैं वो। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, पूरे अपने मैनुअल्स बनाने पड़ते हैं, उनको दिखाना पड़ता है कि आप अगर कोई एनवायरमेंट
को डैमेज आपका स्पिल हुई है तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, सारे आपको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, वीडियोज रखनी पड़ती हैं दिखाने की। और ये हमारा मैकेनिज्म होगा जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली चीजें उनको हम इम्पोर्ट नहीं करें। ठीक है। लोकल गवर्नेंस, ये अगेन वही बात है कि यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम लोकल बॉडीज लेवल के ऊपर, उनकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। लोकल बॉडी के जो आपके काउंसलर्स हैं, जो डिप्टी मेयर मेयर टाइप के लोग हैं, वो करेंगे डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ उल्टा हुआ है। 2008 तक हमने डिवॉल्व किया, उनको बड़ा मजबूत किया और काफी हद तक बेहतर निजाम भी हुआ होगा। आपने देखा होगा जब तक मेयर था कराची के अंदर, उसके पास इख्तियारात थे, काफी हद तक सफाई भी थी, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो है हर चीज जो है वो वापस ले दी गई है, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, हर जगह वही डिप्टी कमिश्नरों के पास सारे इख्तियार चले गए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह हम देंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर वाकई हमने बड़ा काम किया, क्योंकि 2005 में जो कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद दुनिया से हमें ग्रांट भी आई और इदारे हमारे बन गए। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर प्रोफेशनल प्रोविंशियल भी बन गए। ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। करते हैं। अभी ये जो पेंडेमिक आया था उसके अंदर भी एनडीएमए का काफी रोल था। फिर बारिशें होती हैं या कोई इस तरह की चीजें होती हैं, कोई डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, ये पूरा एक सेटअप बन गया है अब इसके ऊपर काम करने के लिए। अब ये एक डिबेटेबल बात है कि कितने फंड्स होते हैं, कितने खर्च होते हैं, कितने खाए जाते हैं, वो हमारा कौमी एक मिजाज है। ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आप बनाएंगे, यानी जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसके अंदर डेवलपमेंट की जो भी प्लानिंग होगी उसमें एनवायरनमेंट का लाजमी हिस्सा होगा। ठीक है। लेजिस्लेशन जो है वो रेगुलेटरी वर्क के अंदर एनवायरनमेंट को आप डालेंगे। जो भी कानून आप बनाएंगे उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप एक पाकिस्तान की इंपोर्ट पॉलिसी इशू कर रहे हैं, 2021 में इशू हुई है। उसके अंदर इस चीज को एड्रेस किया गया है कि जी जिन मुल्कों से जहाँ पे जैसे हमारे ऊपर पाबंदी होती है ना कि वो आके देखता है कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ चाइल्ड चाइल्ड लेबर हो रही होती है तो वो हमारी उस फैक्ट्री को ब्लैकलिस्ट करके चला जाता है। इसी तरीके से आप जब किसी मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, अब जैसे चाइना पे बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि जी वो अपनी जो जेल पॉपुलेशन है उससे फ्री में काम कराते हैं, ये जो वट, लेकिन जो जो माशी तौर पे मजबूत होगा ना उसकी हर बात मानी जाती है। असल चीज ये थी कि आप पब्लिक प्राइवेट सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप बनाएंगे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ फोरम्स होंगे। इसमें ये भी था, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एनवायरमेंट क्लब बनेगा, जिसके के लड़के लड़कियों को कहा जाएगा कि उसको ज्वाइन करें और वहां पे उनको एजुकेट किया जाएगा। ठीक है ना, एजुकेशन के अंदर पब्लिक अवेयरनेस आप पैदा करेंगे। ये इसी का हिस्सा है कि 1997 एक्ट जो हमने बनाया है उसको हम इन्फोर्स करेंगे। अब उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप लोग सब इस फील्ड के हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ईपीए है, ईपीडी है, इनके मेंबर्स प्रोविंशियल डिपार्टमेंट वर्किंग कमेटी के, यानी जो जैसे पीडब्ल्यूडी है या जो भी अभी जो भी इदारे का नाम है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कह लें आप उसको या कुछ डेवलपमेंट का जो भी है, उसके अंदर ईपीए के नुमाइंदे बैठेंगे, देखेंगे कि जो भी आप प्रोजेक्ट या आप लेके आ रहे हैं या आप कर रहे हैं उसके अंदर इसका एक हिस्सा होगा। ईपीए वाले बैठ के चेक करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली सेफ है या नहीं। यू विल बी पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग टीम, यानी ये लोग। लेकिन कागजों की हद तक भी ये चीज नहीं होगी। ठीक है ना। ईआईए जो है वो डिसीजन मेकिंग का टूल होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ईआईए किस तरीके से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग है, ये नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम एक बनेगा। उसके अंदर आपके हर फैक्ट्री प्रोविंशियल जाएंगे, प्रोविंशियल फैक्ट्रीज डालेंगी उसके अंदर अपना के नेशनल आपने एनवायरमेंट से क्या लिया और दिया क्या, पूरा आप एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाएंगे नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग का। ठीक है। लेजिस्लेशन, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट लेजिस्लेटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन हर लेवल पर बनाए। इसका मकसद ये था कि आपने अगर ईपीए बना ली है, प्रोविंशियल ईपीए बना ली है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, तहसील लेवल तक जाएगा, नीचे कौंसिल लेवल तक जाएगा। इसको डिवॉल्व करते चले जाएंगे, उनका अपना अपना होगा उनके इलाके के लिहाज से
और अपने वो रूल्स बना सकते हैं। अब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अमेरिका में ईपीए का एक एक्ट है, लेकिन वो ईपीए का एक्ट जो है 50 स्टेट को पाबंद नहीं करता कि आप इससे बेहतर नहीं करोगे। यूरोपियन यूनियन में 28-29 मुल्क हैं, उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड उन्होंने इश्यू कर दिया। अब अगर आप उससे बेहतर करना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो कोई इश्यू नहीं है। आप यूरोपियन यूनियन की जो एनवायरमेंटल काउंसिल है, अपने 28-29 मेंबर को, खास तौर पे जब जो ईस्टर्न यूरोप के आए हैं और लिटविया वगैरह ये जो मेंबर बने हैं, इनके मुल्कों में जाके बाकायदा वो ऑडिट करते हैं कि जी हमारे स्टैंडर्ड ये हैं और आप इस पे पूरे उतरे, और उसके बाद उनको नोटिस पे डाला जाता है कि आपकी हम यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप आपकी सस्पेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे अगर आपने ये एनवायरनमेंट के ऊपर ये काम किया। तो ये जब प्रेशर होते हैं तो लोग काम करते हैं, ठीक है। और रिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, मैं इसके हक में नहीं हूँ जाती तौर पे, इसलिए कि जो आपका पिछला लेजिस्लेशन है, जब आप उस पे अमल नहीं कर रहे, करवा सक रहे, करवाने के काबिल नहीं रहे, तो अब आप क्या इस नए रजिस्ट्रेशन बनाने का क्या फायदा? ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी डेवलपमेंट पूरे मुल्क का एक इशू है, चाहे वो जी सिकंदर साहब। सर ये ईपीए का जो पीपा की जो लॉ कंट्री के लिए बनी है, बेसिकली वो एक जना एक फंड को जनरेट करने के लिए कि एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। अब उसको मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने 5 सूबों के लिए अलग पे बना दिया, जो आप बता रहे थे रेगुलेटरी फर्म को कि हर एक जना इम्प्लीमेंट करे। जब वो पीपा ही इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर बाकी सूबे कहाँ से करेंगे? बेसिकली ये फंड की डिस्ट्रीब्यूशन का सारा गेम है सर, कि कैसे कैसे हर सूबे से इस मद में हमने फंड खाना है। देखें, ये कुछ फंड ऐसे होते हैं, ये 18 अमेंडमेंट के बाद ना बहुत सारी चीजें अनक्लियर हो गई हैं। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये 2005 की है, ये पॉलिसी 2005 में बनी। उसके बाद हालात इतने बदल चुके हैं, बहुत सारी चीजें डिवॉल्व हो गई हैं, सूबों को चली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सूबों के पास चले गए हैं, लोकल रिसोर्सेज। तो अब इसमें इस पॉलिसी को, ज़ाहिर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो वही चीज़ें बताऊँगा ना जो कि इसके अंदर, ठीक है, ये लिखी हुई हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, वो तो जो मेरी नॉलेज में होता है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं है, कुछ चीज़ों से मैं कटा हुआ हूँ, ठीक है? तो जनाब ठीक है इसके सर। बाद हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू तो हर जगह है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेके और एक प्राइमरी स्कूल तक चले जाएं, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग नजर नहीं आती। जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसको भी जरूरत है मजीद ट्रेनिंग की, मजीद उसकी। और आपके यूनिवर्सिटी के भी जो टीचर बन जाते हैं या पढ़ा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी भी कैपेसिटी लैक करती है कि लड़कों के अंदर देखिए, एक जो अच्छे तालीमी निज़ाम होते हैं ना, उसके अंदर बच्चों को रट्टे नहीं लगवाए जाते। उनके अंदर सोचने की सलाहियत, सवाल करने की सलाहियत पैदा की जाती है, उसको एनकरेज किया जाता है। सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। सवाल करने से इंसान सीखता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, चाहे वो एचईसी ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है ना इस मुल्क के साथ, वो ये किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए तुम्हें इतने पेपर चाहिए और इससे एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए इतने चाहिए। उसने जो हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इतना डाइल्यूट कर दिया कि एक एक पेपर छप रहा होता है, उस पर 6-6 नाम लिखे होते हैं। अभी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, अपने जो कुलीग हैं मेरे हमदर्द के, उनसे मैंने शेयर किया था कि 231 पेपर हैं जिनके 900 900 समथिंग 60 ऑथर थे, और वो सारे के सारे पेपर जो पब्लिश हुए थे वो इनएडिक्वेट डिक्लेयर कर दिए गए। अब आप अंदाजा लगा लें कि जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट के 15 पेपर हो जाएं तो मैं एलिजिबल हो जाऊं उसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। लोग किस तरह की जाली रिसर्च और जाली उसको पब्लिश करा देते हैं और वो माने जाते हैं। एनीवे दैट्स सेपरेट डिबेट, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एस्टेब्लिशमेंट होना था जो कि नहीं हुआ। इससे तो बेहतर जो ईमानदारी की बात है, ये कोविड के अंदर जो सिस्टम बनाया था ना इन्होंने, कि आप इस नंबर पे करें, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, वो सारा उनके पास डेटाबेस में चला जाता है। दैट इज मोर पावरफुल और मोर, अगर उस लेवल के ऊपर अगर हम करना चाहें ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की 87 मिलियन आबादी का रिकॉर्ड मौजूद है विद सीएनआईसी नंबर की, किस किस की वैक्सीनेशन हो गई, पहला डोज हुआ है, दूसरा डोज हुआ है, किसने बूस्टर लगवाया नहीं लगवाया, यू नो दे हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड।
अगर यही चीज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंडस्ट्रीज के लिए बनाना चाहे ना, तो इंडस्ट्रीज आपकी 87 मिलियन नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो बात वही अगेन ना, पैसे की बात है, नियत की बात। फिर ये कि जितने भी हम ट्रेनिंग इदारे हैं हमारे, हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, TNA कहलाता है ये, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करेंगे, किसके अंदर क्या कमी है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ रहे हो, चाहे आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, इसके अंदर एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट होगा जो कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनको अवेयरनेस आ सके। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को आप स्ट्रेंथन करेंगे। मेरे ख्याल से ये मेरी लास्ट स्लाइड है, 1-2 स्लाइडें रह गई हैं, टाइम भी कम है। ठीक है ना, एनवायरमेंटल फिस्कल रिफॉर्म्स को आप करेंगे। ट्रेड बैरियर, यानी जो पाबंदी होती है ना हमारे ऊपर कि अगर कोई एनवायरमेंटली क्लीन प्रोडक्ट आ रही है या मशीनरी आ रही है तो उसको आप उस पर अगर कोई टैक्स वगैरह है वो करेंगे, इंसेंटिव देंगे, रिड्यूस टैरिफ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बनाएंगे, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये कुछ बिजनेसेस ने शुरू कर दी है। वो भी वही बिजनेस हैं जो कि जिनकी के इंपोर्ट है, ठीक है ना। ये ग्रीन बिजनेसेस होंगे। ग्रीन बिजनेसेस से मुराद वही है कि जहां आपका एनवायरमेंटल लोड जो आप दे रहे हैं एनवायरमेंट को, जितने पॉल्यूशन आप कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्रीन बिजनेस ना, ये है। अच्छा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए नेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। इस पे थोड़ा बहुत अब ये सोशल मीडिया के आने से काफी हुआ है। ये ट्री प्लांटेशन की जो मूवमेंट हुई थी, बच्चों को, हर लेवल के बच्चों ने, छोटे बच्चों से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक ने एनवायरमेंट एजुकेशन के ऊपर ट्री प्लांटेशन के अंदर हिस्सा लिया, काफी काम किया। ये देखें, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर इदारे के अंदर एक एनवायरमेंटल क्लब बनाया जाएगा, लोगों को हम एनकरेज करेंगे, ठीक है ना। ये तो थी जनाब, ये प्रेजेंटेशन मेरी खत्म हो गई है। दिस विल, मैं अभी आपको भेज दूंगा, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर मिड टर्म, ये फाइनल के अंदर इसमें से सवाल आएंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे बता दें, मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं, इससे पहले के जूम आउट करते हूँ। 2 तारीख को इंशाल्लाह मैं 9:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ताकि पेपर वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। और हाँ, वो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मिड टर्म के बाद वो रुक जाएंगे। 2-3 लोग हैं, और उनका जो 5 नंबर का मैंने सवाल किया था वो मैं उस मिड टर्म के बाद उनसे वो करवा लूंगा ताकि वो दूसरों से पीछे ना रहे। और जो प्रेजेंटेशन में नहीं आए थे वो तो नहीं आए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके तो 0 मार्क्स मैंने। ओके, जी सर, सही है। ठीक है। अच्छा बेटा, आप अटेंडेंस मेंटेन कर लीजिएगा, और मिड टर्म वाले दिन जो है ना, मैं फाइल के अंदर इसको सब रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं मतलब बना दूंगा जिन दिन में हमने क्लासें ली है ना, वो उसमें, ताकि वो फाइल में भी आ जाए सब। ओके।